देखिए हम लोगों ने लास्ट में लॉ ऑफ मैलेस पढ़ा था। लॉ ऑफ मैलेस से रिलेटेड पोलराइजेशन क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो लॉ ऑफ मैलेस का एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है टू पोलराइड्स आर यूज्ड टू स्टडी पोलराइजेशन। फर्स्ट होता है पोलराइजर और सेकंड होता है एनालाइजर। ठीक है, वन ऑफ देम पोलराइजर एंड अदर इज एनालाइजर। ठीक है, इज इनिशियली केप्ट एक्सेस पैरेलल। दोनों को हमने कैसा रखा, पैरेलल। आपको शायद याद है जब हम पैरेलल रखते थे तो इंटेंसिटी पहले से हाफ हो जाती थी, पहले से हाफ हो जाती थी। अब कह रहा है दिस एनालाइजर इज रोटेट 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बेटा हमने एनालाइजर को, लास्ट वाले को 45 डिग्री पे घुमाया, पहले वाला नहीं घुमाते पोलराइजर, एनालाइजर को ही घुमाते हैं। तो बेटा कह रहा फर्स्ट हमने 45 पर रोटेट कराया, फिर कह रहा बेटा 90 पर कराया और फिर कह रहा 180 पर कराया। तो पूछ रहा है कि बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, कंपेयर कराओ इंटेंसिटी का, परसेंटेज में बताओ। तो बेटा हमको मालूम है लॉ ऑफ मैलेस से I इक्वल I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा cos 45 बेटा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो I नॉट बाई 2। तो मुझे फाइनल आंसर तो मिल गया I नॉट बाई 2, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है बच्चा, तो क्या करूं, I अपान I नॉट इक्वल बेटा 1/2। परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 तो फाइनल आंसर बेटा 50%। लाइट कितनी एमिट हो रही है उससे, ओनली कितनी इंटेंसिटी की, 50%। ये तो प्रैक्टिकल भी आपने किया था कि जब लाइट को पास कराओ एक्सेस के पैरेलल, तो जो पैरेलल क्रिस्टल है वो पास कर गए और जो परपेंडिकुलर है वो रुक गए। तो आधे पास कर गए और आधे रुक गए। अब सेकंड में कह रहा बेटा थीटा 90 हो जाए, तो बेटा cos 90 सबको मालूम है कि cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इंटेंसिटी कितनी हो गई, मतलब पहला जो पोलराइजर था उसकी एक्सेस पैरेलल है और दूसरा जो एनालाइजर उसको परपेंडिकुलर कर दो, तो कोई भी लाइट क्रॉस होगी नहीं। तीसरा बेटा थीटा 180, cos 180 बेटा -1, तो I इक्वल I नॉट cos 180 -1 का स्क्वायर करो बेटा +1, तो I किसके इक्वल, तो बेटा I अपान I नॉट इंटू 100 इक्वल बेटा कितना आ जाएगा आंसर, 100%। कितना बच्चा आंसर आ जाएगा, 100। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट दिया था थीटा इक्वल 60, तो थीटा 60 कहोगे बेटा तो I इक्वल I नॉट cos 60 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, तो बेटा ये तो आंसर मिल गया। तो परसेंटेज I अपान I नॉट इक्वल बेटा 3/4 इंटू 100 कर लो और इंटू 100 कर लो, तो बेटा कितने परसेंट एमिट हो गया, 75%। लॉ ऑफ मैलेस क्या बताते हैं, I इक्वल I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखिए इससे बेटा यहां पर बेटा cos थीटा 30 डिग्री दिया हुआ था, थीटा 60 नहीं है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ध्यान रखिएगा cos 30 है √3/2 और cos 60 है 1/2। तो यहां पर इसके न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं, इजी होते हैं। अब देखिए इसी लॉ ऑफ मैलेस को आगे बढ़ाया ब्रूस्टर ने, और ब्रूस्टर ने एक रूल बना दिया। उन्होंने भी वही बात कही बेटा, बार बार मैं एक टॉपिक में आपको दो बातें समझाता हूं, दोनों डेरिवेशन दोनों एक टॉपिक से समझा देता हूं बेटा। ब्रूस्टर लॉ, ठीक। अब देखो बेटा हमने बेटा यहां पर सबसे पहले एक सरफेस लिया, ग्लास की सरफेस मान लो, और यहां पर पहले से नॉर्मल बना दिया। वैसे नॉर्मल पहले नहीं बनता है, फिगर को बनाने के लिए यहां पर बेटा हमने अनपोलराइज्ड लाइट रखी। आपको मालूम है अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑकर्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन सिमेट्रिकली। ये मैंने आपको पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बताया है। तो बेटा जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट, तो बेटा इस एंगल को क्या बोलते हो, आईपी बोलते हैं, पोलराइजेशन एंगल। अब इंसिडेंट कह दे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ये लाइट डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट यहां पर प्लेन वाइब्रेशन
प्लेन के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर, ये है प्लेन और ये इसके वाइब्रेशन, तो कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, इसको n1 इसको n2 लेट कर लो, n2 इज ग्रेटर देन n1 स्लाइटली, बहुत छोटा बड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बेटा बताओ क्या करेगा, नॉर्मल के पास आ गया। यहां बेटा इसके वाइब्रेशन कैसे हैं बच्चों, प्लेन ऑफ पेपर के साथ पैरेलल, इसको एंगल क्या मान लो बेटा, आर मान लो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्रूस्टर ने एक रिलेशन दिया है n इक्वल tan IP, एक ये रिलेशन दिया है। बात ये वही कहते हैं जो बार बार मैलेस बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट फॉलन ऑन क्रिस्टल इट बिकम्स पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट को क्रिस्टल पे डालो, क्रिस्टल कौन, पहला टूरमेलिन, सेकंड कैल्साइट, थर्ड क्वार्टर्ज, फोर्थ निकॉल प्रिज्म, लेकिन पॉपुलर है दो, टूरमेलिन क्रिस्टल और निकॉल प्रिज्म। ठीक है, अब सोचो बेटा, क्या स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं यहां पर, अगर हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो बच्चों मिलता है n इक्वल साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, आई की जगह क्या लिख दो, IP। बेटा यहां चेंज करो इसको, लेट फर्स्ट बेटा n इक्वल tan IP को हम लिख सकते हैं साइन IP अपॉन कॉस IP, लेट इक्वेशन सेकंड, बोथ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को सेम कर लो। तो बेटा साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल साइन IP अपॉन बेटा साइन R, अपॉन बेटा साइन IP कैंसिल, बेटा कॉस IP किसके इक्वल बच्चा आया, साइन R के। तो बेटा आपको मालूम, मैथमेटिक्स का यूज करो, साइन थीटा चाहिए, क्या लिख दो, कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो। तो बेटा हमको मालूम साइन थीटा हटाना है, तो IP इक्वल कॉस IP इक्वल कॉस, क्या लिखे 90 माइनस आर, थीटा की जगह कितना आर, कॉस से कॉस, तो बताओ इधर लाओ, IP प्लस आर का सम कितना, मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या मेरी बात सही है, जरा देखो, ये IP है बेटा, ये IP, तो समझदार हो, ये भी कितना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या IP, ये IP, ये R, क्या आपको ऐसा नहीं फील हो रहा कि बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों कैसे हैं। अब ध्यान सुनना, थोड़ी देर के लिए मान लो ये निकॉल प्रिज्म लगा है, निकॉल प्रिज्म से जब रे पास करती है तो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अगर मैं मान लूं कि लेट दिस इज निकॉल प्रिज्म, और व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes from Nicol prism, it also divided in two types of ray. First, obey laws of refraction. Second, does not obey laws of refraction. एक ऐसी जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का ओबे कर रही है, और दूसरी वो जो ओबे नहीं कर रही है। बेटा जो ओबे करती है उसको कहते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे। क्या बोलते हैं, जो ओबे करती है उसको कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में ओ रे, ठीक। और जो बेटा डज नॉट ओबे, जो ओबे नहीं करती, उसको कहते हैं ई रे। क्या बोलते हैं, ई रे। ई रे का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो बेटा ओबे करे वो कौन सी, ओ रे, जो ओबे ना करे ई रे। तो ये फिनोमिना बन गया, इसी को कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन बाय निकॉल प्रिज्म। लो एक टॉपिक और हो गया, डबल रिफ्रैक्शन बाय निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म का डबल रिफ्रैक्शन क्या, when unpolarized light passes from Nicol prism, it divide in two types of ray, both are polarized। दोनों कैसी हैं, first where vibration perpendicular to the plane of paper, plane of surface, उसको कहते हैं ओ रे, और जहां पर पैरेलल हो जाएं उसको कहते हैं ई रे। ओ रे वो है जो लॉस का ओबे करे,
और जो ई रे है वो लॉस का ओबे नहीं करता है। तो ये डबल रिफ्रैक्शन, वैसे भी सबसे पहले ये बात क्लास 11th में किरचॉफ्स ने भी ये बात बताई थी। आपने टॉपिक पढ़ा होगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट, उसमें क्रिस्टल के अंदर रे डालते थे, वही रिफ्लेक्ट होती रहती थी, वो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाती थी। इतनी बात आपको याद है? तो वही कहानी यहाँ पर है कि जब निकोल प्रिज्म से अनपोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो वो दो रे में बढ़ जाएगी। एक फर्स्ट जो ओबे करे वो ओ रे, जो ओबे ना करे वो कहते हैं ई रे। इसी टॉपिक को बुक्स में एक नाम दे दिया गया है, डबल रिफ्रैक्शन बाय निकोल प्रिज्म। डबल रिफ्रैक्शन बाय, आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि ब्रूस्टर ने कौन सा रूल दिया, तो ब्रूस्टर ने कहा है एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब बेटा इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल है और बड़े सरल सरल न्यूमेरिकल हैं। क्यों, कैसे सरल? एयर ग्लास मोस्ट पॉपुलर, एयर ग्लास। बेटा एयर ग्लास के लिए, एयर ग्लास, कुछ लोग कहते हैं क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास एक ही बात है, ठीक है। एयर ग्लास के लिए बेटा आईपी होता है 57 डिग्री। आईपी कितना होता है? 57 डिग्री। तो बेटा n इक्वल tan 57, समस्या tan 60 की वैल्यू तो हमको मालूम है √3, इसकी नहीं पता, लेकिन लिखते वहां पर भी वही है, क्या? √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। √3 आप जानते हो 1.7, 1.7। तो ये एमसीक्यू है आपका। एयर ग्लास के लिए सबसे पॉपुलर है आईपी कितना? 57 डिग्री। ब्रूस्टर ने क्या रूल दिया था, समझ गए? वही बात, वही मैलेस चिल्लाते थे, वही ब्रूस्टर बताने लगे। अनपोलराइज्ड लाइट पासेस फ्रॉम क्रिस्टल, इट बिकम्स पोलराइज्ड। बस एक नई बात बता दी कि आईपी और आर का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रहा 4/3। बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW गिवन है बेटा 4/3। फिर दे रहा है बेटा ग्लास का 3/2, ANG गिवन है बेटा 3/2। उसके बाद कह रहा है ट्रेवलिंग इन वाटर इंटर्स ग्लास, ट्रेवलिंग इन वाटर इंटर इन ग्लास। इसका मतलब समझिएगा, ट्रेवलिंग इन वाटर इंटर इन ग्लास मतलब ग्लास का ही चाहिए, और चले कहां से थे? वाटर से। तो सब आज क्या लिखते हैं? WNG। किसमें चाहिए? ग्लास का। कहां से चले? तो क्या लिखूं? ANG अपान ANW। ANG 3/2, तो 3/2 4/3, तो बच्चा आया 9/8। ठीक है। अब कह रहा है 9/8 तो समझ गए कितना आएगा? 1.125। करके देख लेना, 1.125। अब कह रहा है कि बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। यही तो ब्रूस्टर कहते थे, अनपोलराइज्ड लाइट को क्रिस्टल से पास कराओ तो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज्ड या पोलराइज्ड हो जाती है। तो बेटा मैं यहां क्या अप्लाई करूं? n इक्वल होता है बच्चा tan IP। ठीक बात बेटा, n कितना? 1.125 इक्वल tan IP। अब इस न्यूमेरिकल की एक समस्या है और समाधान भी है, क्योंकि ये पता नहीं होता और ब्रैकेट में लिखा रहता है इतने की वैल्यू इतनी, वही आंसर होता है। ब्रैकेट में लिखा है 1.125, ये लिखा है ब्रैकेट में 1.125 इक्वल tan 48 डिग्री 22 मिनट। बताओ कौन सा दिमाग लगाओ, ये लिखा आंसर। हर क्वेश्चन में देगा, इसके बिना आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे, इसके बिना आप सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो बेटा कितना? tan 48 डिग्री 22 मिनट इक्वल बेटा tan IP, tan से tan कैंसिल भैया, IP मिल गया 48 डिग्री 22 मिनट। एक आंसर मिल गया। दूसरा निकालो बेटा, IP प्लस R का सम कितना? तो बेटा R इक्वल 90 माइनस IP, तो 90 माइनस IP है बेटा 48 डिग्री 22 मिनट। कैसे घटाते हैं आपको मालूम है? 90 को लिखो 89 और 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री में 60, तो कितना? 48 22
90 में 1 वापस कर दिए ना, तब तो उधर ऐड करोगे। कितना बेटा 10 to 8, 5 to 3, कितना 1, कितना आंसर 41 डिग्री 38 मिनट। 41 डिग्री 38 मिनट। सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही हैं, सारे न्यूमेरिकल। आपको आईपी दे रहा है, आईपी दे रहा है, आर पूछ रहा है, आईपी प्लस आर इक्वल 90, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल आप कहीं भी ट्राई कर लें। जैसे इसमें सिंपल से दे रहा है कि ग्लास प्लेट के साथ 57 डिग्री, ग्लास प्लेट के साथ 57 डिग्री, बताओ एन पूछ रहा है कितना है, तो एन इक्वल 10 आईपी, एन इक्वल 10 आईपी, ठीक। ऐसे ही आपको दे रहा है, अब बताओ आर कितना, तो आईपी 57 दे रहा है, तो आर कितना, आर कितना 33, आर कितना 30 है, सिंपल, इसलिए इसको ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसको जल्दी से नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। क्लास 11th की लास्ट यूनिट वेव ऑसिलेशन का सबसे लास्ट टॉपिक था डॉपलर इफेक्ट। वहां पर बेटा आपको दो चीजें पढ़ाई गई होंगी, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। थोड़ा बहुत वहां भी बताया जाता है। साउंड में सबसे पॉपुलर था, वहां पर आपने पढ़ा था कि सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। यहां पर भी वही कहानी है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यहां सोर्स कौन, लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। ऑब्जर्वर कौन, जो स्क्रीन पे डाल लो, जिस स्क्रीन की बात करोगे वो हमारे लिए हो जाएगा बेटा ऑब्जर्वर। तो द रिलेटिव मोशन बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर इट हैव टू टेंडेंसी ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो हमको कैसी टेंडेंसी पता चलती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि किसी लाइट को, किसी टॉर्च को आपने स्क्रीन पे डाला, तो जहां से डाला वो रियल फ्रीक्वेंसी है, वो रियल है। अब आप टॉर्च को लेकर स्क्रीन के पास चले गए तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई, घट गई कि बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। उसी टॉर्च को आप लेकर ऑब्जर्वर से दूर आ गए, वेवलेंथ बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई उसको अपैरेंट कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। आप अपैरेंट कहें या वर्चुअल कहें। जो एक डिस्टेंस आप फिक्स मान रहे थे वो थी रियल, कुछ लोग ट्रू कहते हैं, आप रियल कहें ट्रू कहें, ठीक है। तो बताइए अपैरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही कि नहीं, रियल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर एक साइंटिस्ट है, डॉपलर ने ही फिनोमिना दिया था साउंड और लाइट का, ठीक है। क्या डेफिनेशन थी, द रिलेटिव मोशन बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर ड्यू टू change of frequency, due to change of frequency, that phenomena is called Doppler effect in light। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, Doppler effect in light। थोड़ी देर के लिए जरा मेरी बात को समझना। मैं मान लेता हूं कि मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, और सोर्स मेरे क्लोज आ रहा, पास आ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इस टेंडेंसी को मैं सोचूं कि मान लो यहां पर सोर्स है, यहां से सोर्स और यहां पर है ऑब्जर्वर। थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, अभी वो चल नहीं रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। बेटा यहां से 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, एफ, ठीक है। दोनों रेस्ट पे हैं तो ओरिजिनल एफ, दोनों रेस्ट पे हैं तो ओरिजिनल एफ जो है रियल है। जैसे ही ये चला, मान लो 1 सेकंड चला, कितना चला 1 सेकंड, तो बताओ एफ डैश कितना होगा। अरे भाई एफ तो होगा ही होगा, एफ तो होगा ही होगा, प्लस प्लस 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन बढ़ गए, एक कदम आगे चले 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन बढ़ गए वही तो आपको ज्यादा सुनाई देंगे, ज्यादा दिखाई देंगे। क्या मेरी बात का मतलब समझे कि नहीं भाई। एक मान लीजिए कि ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, दोनों रेस्ट पे हैं, दैट इज रियल ट्रू। अब मैं इसको यही रखा, ये पास आ गया, तो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी वो तो है, लेकिन 1 सेकंड आप आगे बढ़े तो 1 सेकंड में कुछ तो वाइब्रेशन बढ़े होंगे क्योंकि वेवलेंथ कम हुई होगी।
मेरी इतनी बात ठीक है कि नहीं? तो मैं मान लूं कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन बढ़े। तो बेटा क्या आपको याद है एक फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में भी, क्लास 11th में भी, बेटा V इक्वल एफ लेमडा, याद आया? V इक्वल एफ लेमडा, नहीं याद आया? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रिलेशन साउंड के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, वेव ऑसिलेशन में भी पढ़ाया जाता है। तो बेटा बताओ यहां पर एफ कितना है? V बाई लेमडा। एफ कितना है? तो 1 सेकंड में कितना बढ़ गया? V बाई लेमडा। पहले कितना था? एफ मान लो 100 हर्ट्ज था, 100 था, कितना बढ़ गया? V बाई लेमडा। मान लो 10 बढ़ गया तो 110 हो जाएगा। हम मानते हैं V बाई लेमडा। बेटा लेमडा क्या होता है? लेमडा क्या होता है? अभी आप सामने लिखा है लेमडा की वैल्यू V बाई एफ, लेमडा इक्वल V बाई एफ। तो जरा इसको सॉल्व करो। अगर लेमडा की जगह हम V बाई एफ रखें तो एफ कहां चला जाएगा? ऊपर। एफ कहां चला जाएगा? ऊपर। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर हम यहां पर ये V ना मानकर C मान लेते, मान लो स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बच्चा? C होती है, ठीक। और वैसे स्पीड कितनी होती है? V। तो बताओ लेमडा जनरल कोई पूछ ले कितना? C बाई एफ। तो बेटा एफ प्लस बेटा V अपॉन लेमडा की जगह C बाई एफ। बेटा एफ कहां? ऊपर। क्या बच्चा एफ कॉमन दिख रहा है? तो एफ 1 प्लस V बाई C। लो भैया इसको अपैरेंट कितनी फील हुई? एफ डैश इक्वल एफ 1 प्लस V अपॉन C। V जितनी स्पीड से सोर्स आगे बढ़ा, C आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी, एफ डैश अपैरेंट। एफ डैश यही सोर्स इसके पास ना जाकर इससे दूर भागता तो माइनस लगा देते, उसको कम सुनाई देता, कम दिखाई देता, कम वाइब्रेशन मिलते, तो यहां क्या होता? माइनस। बोलो इतनी बात ठीक है? तो इसका मतलब बेटा द रिलेटिव मोशन बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर, the relative motion between light source and observer, that phenomena is called Doppler effect in light। इस phenomena को हम क्या कहते हैं? Doppler effect in light when source traveling towards observer, when source traveling towards observer, then apparent frequency greater than real frequency, when source away from the observer, then apparent frequency is less than real frequency। बोलो मेरी बात कंफर्म हुई? अगर सोर्स ऑब्जर्वर के क्लोज जाए, पास जाए, तो बेटा एफ डैश किससे बड़ा होगा? एफ से। समझदार हो? अगर एफ डैश एफ से बड़ा है तो बताइए इसकी वेवलेंथ छोटी होगी कि नहीं? अरे भाई वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब है हमको लिखना चाहिए लेमडा डैश इज लेस देन लेमडा, ठीक बात। और अगर बेटा यही सोर्स ऑब्जर्वर से आगे जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो बेटा एफ डैश छोटा हो जाएगा एफ से, लेंथ बच्चा बड़ी हो जाएगी, तो बच्चा लेमडा डैश इज ग्रेटर देन लेमडा। एक चीज को आप पकड़ लो, आप फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो चाहे वेवलेंथ हो, दोनों एक साथ करोगे हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। तो सोर्स को ऑब्जर्वर से दूर लेंथ बढ़ रही, वेवलेंथ बढ़ रही रियल से ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम हो रही, फ्रीक्वेंसी कम हो रही। इतनी बात ठीक है कि नहीं? इतनी बात कंफर्म है? तो ये पहला फॉर्मूला मिला हमको पास जाने का, और दूर जाने का बच्चा यहां क्या कर लेना? माइनस। ऐसे ही बेटा दो शिफ्टिंग होती है हमारे पास, रेड शिफ्टिंग, ब्लू शिफ्टिंग। रेड शिफ्टिंग का मतलब कोई भी स्टार अर्थ से दूर जा रहा हो या अर्थ स्टार से दूर जा रही है, तो दूर जाने का मतलब क्या हुआ? लेंथ बढ़ रही, और लेंथ बढ़ जाए तो वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा होती है रेड वाले की, तो आपको मिलेगी रेड शिफ्टिंग। क्या मिलेगी? रेड। क्या लिखोगे? व्हेन अर्थ कहां से? अवे फ्रॉम द स्टार्स, अवे फ्रॉम द सन, देन इट गिवन रेड शिफ्टिंग। उस समय आपको क्या देगा? रेड शिफ्टिंग। ऐसे ही अर्थ क्लोज चला जाए, किसके बच्चा क्लोज चला जाए? सन के पास चला जाए, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब यह मत कहना वॉयलेट, क्योंकि स्काई ब्लू होता है, इसलिए आपको मिलती है ब्लू शिफ्टिंग। क्या मिलती है? ब्लू। अगर अर्थ स्टार से, यूनिवर्स से दूर चला जाए तो कैसा मिलेगा? रेड शिफ्टिंग।
अगर अर्थ यूनिवर्स के क्लोज चला जाए तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू शिफ्टिंग, और दोनों शिफ्टिंग के अंतर को कहते हैं डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे डेरिवेशन की बात करता है तो डेरिवेशन के लिए एफ डैश इक्वल एफ अंडर रूट 1 प्लस वी अपान सी 1 माइनस वी अपान सी, ये बेटा फॉर्मूला होता है। 1 प्लस वी अपान सी, वी जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये वैक्यूम, एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी, एफ डैश अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। जब इसका सॉल्यूशन करें हम तो एफ डैश सी अपान लैम्डा डैश, बेटा एफ सी बाई लैम्डा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस वी अपान सी की होल पावर 1/2। क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर -1/2, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस वी अपान सी की पावर -1/2। बोलो बात ठीक है। बेटा मैंने अंडर रूट हटाया, 1 प्लस वी अपान सी की होल पावर 1/2। बेटा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर ले जाओ, क्या लगाओगे बच्चों, माइनस लगाओगे। ठीक है बेटा, बताओ सी से सी, बेटा लेमडा चला गया ऊपर तो लेमडा अपान लेमडा डैश इक्वल 1 प्लस वी अपान सी की पावर 1/2, 1 माइनस वी अपान सी की पावर -1/2। ठीक है, अब देखो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाना, यहां पर सोचना थोड़ी देर के लिए। क्या आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? एक फॉर्मूला मैंने रटाया, कई बार आपसे कहा उसको रटो, 1 प्लस एक्स की पावर n, काम चलाओ 1 प्लस एन एक्स से, 1 प्लस एन एक्स से, जरा अप्लाई करके देखो। अच्छा एक इसमें और बात हो सकती है, वो बात क्या हो सकती है उसको भी समझ लो। बेटा अगर लैम्डा डैश को ऊपर करोगे तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहां प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बदल देता हूं क्योंकि लैम्डा डैश को जनरल लोग ऊपर रखते हैं। लैम्डा डैश अपान लैम्डा क्या लिख दूं, 1 प्लस वी अपान सी की होल पावर -1/2, 1 माइनस वी अपान सी की होल पावर। बोलो कोई समस्या? बेटा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना माइनस, तो क्या लिखूं v अपान, बेटा यहां क्या लिखूं 1 माइनस एन एक्स, एन आगे लाओ। बोलो बात ठीक है, बोलो इतनी बात सही है? ठीक है, 1 प्लस वी अपान सी की पावर -1/2 और 1 माइनस वी अपान सी की पावर +1/2। अच्छा चेंज किया है, ठीक है, हाँ ठीक। तो बताओ बेटा यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 का 1 से, माइनस का माइनस से, फिर बेटा 1 का इससे, देखो तरीका देखो, 1 का इससे करोगे, देखो ध्यान समझना, 1 का 1 से, 1 का इससे, ठीक, इसका इससे, इसका इससे माइनस माइनस, वी स्क्वायर अपान, बोलो ठीक, ठीक है बेटा। माना जाता है कि v c से बहुत छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं पहुंच सकता, सोर्स इतनी तेज चल ही नहीं सकता कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाए। तो कह रहा है बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी, 0, खत्म बेटा। हाफ हाफ पूरा, हाफ हाफ पूरा, तो लेमडा डैश अपान लेमडा इक्वल 1 माइनस, बोलो बात ठीक, हाफ हाफ पूरा हो गया। अब सोचो 1 इधर लाओ तो लेमडा डैश अपान लेमडा -1 इक्वल माइनस वी अपान सी, बेटा लेमडा ऊपर गया, लेमडा डैश माइनस लेमडा, लेमडा डैश सॉरी लेमडा डैश माइनस लेमडा अपान लेमडा इक्वल माइनस वी अपान, बेटा इसी को कहते हैं डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। जो ऊपर लिखा है लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसी को कहते हैं डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। इधर लिखूं, इधर हटा दूं फिनोमिना, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है हटा दे रहा हूं। देखो बेटा लेमडा डैश माइनस लेमडा को कहते हैं डॉपलर डिस्प्लेसमेंट, लेमडा डैश माइनस लेमडा को कहते हैं डेल्टा लेमडा, इसका नाम क्या है, डॉपलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा लेमडा अपान लेमडा इक्वल माइनस वी अपान सी। तो बेटा डेल्टा लेमडा की वैल्यू क्या मिली, माइनस वी अपान सी इंटू लेमडा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉपलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा लेमडा इक्वल माइनस वी अपान सी इंटू लेमडा। ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बताया है, इस माइनस से टेंशन मत लीजिएगा। एक बात सुनिएगा ध्यान से, अर्थ यूनिवर्स से दूर जा रहा, लेमडा डैश लेमडा से बड़ा होगा, फिनोमिना बिल्कुल सही है, यही लगेगा।
देखो यही लगेगा तो माइनस आ रहा है, और माइनस का मतलब सब जानते हैं दूर जाना, माइनस का मतलब दूर जाना। अगर अर्थ यूनिवर्स के क्लोज आ रहा है, अर्थ यूनिवर्स के क्लोज, तो लेमडा लेमडा डैश से बड़ा होगा, यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का मतलब होता है पास जाना, प्लस का मतलब होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ये माइनस आपको कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि वो पास जा रहा है कि दूर जा रहा है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। जितने भी न्यूमेरिकल डॉपलर के हैं सब इसी से लगेंगे। डेल्टा लेमडा इक्वल माइनस वी बाई सी इंटू लेमडा। ये लेमडा रियल, डेल्टा लेमडा डॉपलर डिस्प्लेसमेंट, वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बोलो इतनी बात समझ में आई? नोट कर ले इसको। बेटा कह रहा है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ गिवन एलिमेंट इन लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार, रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्टेंस, स्टार बहुत दूर है, शिफ्टेड टूवर्ड्स लॉन्गर, शिफ्टेड टूवर्ड्स लॉन्गर मतलब पास जा रहा है, विद 0.025%। कितने रेशियो से पास जा रहा? 0.025। फॉर्मूला बेटा डेल्टा लेमडा इक्वल माइनस बी बाई सी इंटू, क्या क्लास 11th की कहानी याद करो, डेल्टा लेमडा अपान लेमडा इक्वल माइनस वी अपान, क्या बच्चों इसको एब्सोल्यूट अपान रियल कहते हैं, परसेंटेज इधर पढ़ते थे, यही तो दे रहा है आपको 0.025%। ठीक है, तो बताओ डेल्टा लेमडा अपान लेमडा आपको दे दिया 0.025%, परसेंट का मतलब अपान। बोलो बात ठीक है? इतनी बात ठीक? चेंज कर लोगे बेटा, 1 2 -2, 1 2 -2, तो 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस। आपको एक चीज पता चल गई। अब बताओ, पूछ रहा है स्पीड बताओ, तो डेल्टा लेमडा अपान लेमडा कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल माइनस वी, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व कर लो बच्चा, कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे। 325 7.5 बेटा, -4 प्लस 8 से मिला तो +4 बेटा, माइनस इक्वल वी। बोलो यही आया। अब कहोगे स्पीड तो सर कभी माइनस होती नहीं, अरे अभी बताया माइनस का मतलब दूर जा रहा है, वो जो अर्थ है वो स्टार से कहां जा रही है, रिसीडिंग, दूर भाग रही है। क्या कर रही है? ठीक बात। ऐसे ही बेटा सेकंड न्यूमेरिकल और है, एक और न्यूमेरिकल दे रहा है, ठीक कह रहा है उसमें, कह रहा है स्टार इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर विद स्पीड 500 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 500 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट चाहिए बेटा इसको, डेल्टा लेमडा चाहिए इसको। फिर कह रहा है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ दे रहा है बेटा? 6000। बेटा लेमडा दे दिया 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप सोचो ना बेटा, दिमाग लगाना। फॉर्मूला बताओ, डेल्टा लेमडा इक्वल माइनस वी बाई सी इंटू, तो डेल्टा लेमडा इक्वल वी, वी कितना है बेटा? 1 3 2 5 इंटू 10 की पावर 5 बेटा। सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 बेटा। लेमडा 6000, मैंने एंगस्ट्रॉम बदला नहीं अभी, ध्यान रखना, उसको चेंज नहीं किया बेटा। 3 से 2000, और 2000 का नोट मैंने बहुत दिन से मार्केट में देखा नहीं। आपने आजकल न्यूज में सुना होगा ना, 2000 का नोट नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग भी नहीं दे रहे हो आजकल, दिया करो यार। माइनस क्या करूं? 10 की पावर 8 को ऊपर ले जाओ, -8, -8 से बचा -3, -3 से 3 जीरो हटा दूं, कोई दिक्कत? आंसर इज -10 एंगस्ट्रॉम। बोलो बात ठीक। लेकिन एक समस्या अभी भी है आपके पास, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। स्टार इज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर जा रहा है। अरे दूर जा रहा, 500 किलोमीटर से वो दूर भाग रहा है, तो दूर भागेगा तो माइनस 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 प्लस, तो वेवलेंथ बढ़े, कोई चीज दूर भागेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी ना।
तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, हाउ मच? शिफ्टिंग, कितना शिफ्ट बढ़ गया? 10 एंगस्ट्रॉम शिफ्ट इंक्रीजेस, शिफ्ट इंक्रीजेस, कितना बढ़ गया बच्चा? 10 एंगस्ट्रॉम शिफ्ट इंक्रीजेस। बोलो इतनी बात ठीक है? एक न्यूमेरिकल और कर लिया जाए क्या? क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हो कि न्यूमेरिकल ना कराए जाए। किसी और को चाहोगे कुछ नहीं मिलेगा, इसी को चाहो, ये जो लिखा है यही साथ देगा। समझ रहे हो प्रियांशु? यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। पड़ोसन को देखोगे कुछ नहीं मिलेगा। इससे सीखो। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ा था कि एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने में उसके दोनों पैर कट गए। बेचारे की शादी तय हो गई थी। जैसे पैर टूटे, जानते हो दुनिया में विकलांग को कौन पूछता है, सब चीजें टूट गई। बेचारे का दिल भी टूट गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को रिवर्स किया और पढ़ाई शुरू की। 118वीं रैंक उसकी आई यूपीएससी में। ठीक है। अब एक कहने का मतलब ये था कि दुनिया में पढ़ाई से स्नेह करो, स्नेह पड़ोसी से करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फिश बनो, स्वार्थी बनो पढ़ाई के प्रति। लाइफ में अगर पैसा चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, चाहते हो लोग मुझे अच्छी नजर से देखें, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो पढ़ाई। और वो आप कर नहीं सकते क्योंकि सबसे कठिन काम तो वही है। हमसे पढ़ाई के अलावा सब काम कहोगे तो बहुत अच्छा करते हैं सर, हम इतना अच्छा करते हैं कि आप भी नहीं कर सकते। पढ़ाई का नाम ले लो, किताब खोलते ही आंखें पहले बंद हो जाती हैं और मोबाइल दे दो खुल जाती हैं। तो भैया रेसिप्रोकल ना करो, उसको किताबों से स्नेह करो, लॉन्ग टाइम ऐश करोगे। ठीक है। आज का टॉपिक यहीं खत्म हो गया है। कल हम लोग ड्यूल नेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।